चलो गौरव जी और वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड इवनिंग सर। गौरव जी आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया है जी सर जी। और उसके बाद आप भी नहीं किया। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर, बिल्कुल कट हो रही है। बीएससी के बाद क्या किया आपने? हेलो बीएससी के बाद में क्या किया? सर, मैंने बीएससी एग्रीकल्चर 2010 में पास आउट हूँ। उसके बाद सर लगातार मैं कंटिन्यूसली 2 साल एक कंपनी में जॉब किया। उसके बाद मैं आरएएस के लगातार 13, 16 और 18 में ये मेंस दिया और लास्ट 2016 वाला इंटरव्यू दिया सर। उसके बाद लगातार लगा हुआ हूँ मैं। 2016 में इंटरव्यू दिया आपने, सर क्या आपकी कमी आपने महसूस की कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ? सर हेलो आपने क्या कमी ऐसी दिखाई दी कि आपका आपने सेल्फ इवेल्युएट किया होगा ना, आपका मूल्यांकन स्वयं मूल्यांकन किया होगा, आपने स्वयं मूल्यांकन किया होगा। सर आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है और ऐसे साउंड आ रहा है, एक्स्ट्रा साउंड हो रहा है, बहुत ज्यादा साउंड हो रहा है इसमें। आपने अपना मूल्यांकन किया होगा ना। ये अश्विन सर तो बोलो कि सेकंड जो वीडियो है ना इसको लॉग आउट हाँ हेलो, आ रही दूसरी है? हाँ हेलो सर, हाँ बोलिए सर। कौन सा है? आपने 2016 में इंटरव्यू दिया था जी सर। तो आपने अपना स्वयं मूल्यांकन सेल्फ यस सर। इवेल्युएशन किया होगा। यस सर। क्या कारण रहा कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ? सर मेरा सेल्फ इवेल्युएट करने के बाद मैंने ये पाया कि मेरे मेंस में एक तो नंबर कम होना और दूसरी इंटरव्यू में मैं बहुत ज्यादा बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाया। मेरे 61 नंबर ही थे, तो मैं ये दो एक रीजन ऐसे रहे। एक रीजन मेंस में देखूं तो मेरे फोर्थ पेपर में 100 क्रॉस नहीं कर पाया, जो मेरा फाइनली रिजल्ट न होने का एक कारण बना। सर आप सुन पा रहे मुझे? हेलो आपका शुरू करें क्या? हाँ सर स्टार्ट करिए। सर से कनेक्ट कराइए। ललित सर मैं आपको प्रॉपरली सुन नहीं पा रहा हूँ। आई कैन नॉट हियर यू प्रॉपर, आई कैन नॉट हियर प्रॉपरली। हेलो हाँ। हेलो, अभी यस सर, सुनाई गुड दे रहा इवनिंग सर। हाँ सर, गुड इवनिंग सर, क्लियर दिख अब सुनाई दे रहा है। है? चलो मैं ये कह रहा था कि आप तो धौलपुर के इलाके के हैं, जम्मल के बीहड़ प्रसिद्ध है वहां के। यस सर। पहली बार वहां के डाकुओं का समर्पण किसके समक्ष हुआ था और कौन सा मुख्य डाकू था जिसने समर्पण किया था? सर ये इंदिरा गांधी जी की सरकार के टाइम में अगर देखा जाए तो मुख्य डाकू में एक मोहर सिंह डाकू थे और उनका प्रदर्शन बहुत रहा। और अगर देखा जाए तो उसके बाद में अगर पान सिंह तोमर, जिनके ऊपर एक हिंदी मूवी बनी हुई है, उन्होंने भी सरेंडर किया। फाइनली सरेंडर नहीं कर पाए उन्होंने, मतलब योजना को उनको अमली जामा नहीं हुआ, उनके बाद वो ऑपरेशन में उनको मारा गया था। ये मोहर सिंह का प्रमुख का नाम आता है सर। फूलन देवी के बारे में जानकारी है आपको? हाँ सर, फूलन देवी जी के बारे में जानकारी है। उसने भी समर्पण किया था। हाँ सर, समर्पण किया था और बाद में एमपी भी बनी थी हमारी लोकसभा से वो, समाजवादी उसकी पार्टी की। कैसे हुई? उनकी सर मतलब एक उत्तराखंड में एक नागरिक थे जो शेर सिंह राणा शायद उनका नाम था, उन्होंने उनकी डेथ, उनको शूट आउट किया था और मतलब शूट किया था जिसमें उनकी डेथ हुई थी, ये दिल्ली में ही सर। तो आप तो एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट हैं और यस उसके सर। बाद कुछ भी नहीं किया, अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशंस को बढ़ाया नहीं, इसका यस सर। मतलब आपका एग्रीकल्चर के प्रति लगाव है। यस सर। मुझे आप बताएंगे अपन शकरकंदी को कैसे बोते हैं? सर शकरकंदी जमीन के नीचे जिस तरह से आलू को बोया जाता है उसी तरह शकरकंदी, मतलब तो कैसे शकरकंदी। बोते हैं? ये भी नहीं पता मुझे तो। क्या सर? मुझे तो ये भी नहीं पता कि आलू को कैसे बोते हैं। तो सर मैं शकरकंदी का देखा जाए तो शकरकंदी के बीज जो लगाए जाते हैं, प्रोपेगेट किए जाते हैं और उनके बाद वो जमीन के अंदर, मतलब उनको होता है, जमीन के अंदर होती है। चलो बढ़िया है। तो एग्रीकल्चर के प्रति आपकी बहुत रुचि है
तो Yes, sir. राजस्थान में सबसे ज्यादा चावल कहाँ होता है? सर गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में सर चावल ज्यादा होता है। अच्छा, एक घोड़ा जीरा फसल होती है, Yes, घोड़ा sir. जीरा, जी सर। ये सर्वाधिक कहाँ होती है? सर मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, पर शायद ये जालौर या इधर की तरफ होती है, जालौर या इसको क्या कहते हैं? क्या सर? इसका जो बाय प्रोडक्ट है उसको क्या कहते हैं? सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर, सॉरी सर। ये घोड़ा जीरा किस काम में आती है? सर नहीं पता मुझे, मैं इसके बारे में जानना चाहूँ। ईसबगोल, अच्छा ईसबगोल, हाँ ईसबगोल से मैं नाम से ईसबगोल से। घोड़ा जीरा ही कहते हैं ईसबगोल को। बाद में जब उसको प्रोसेस करते हैं तो वो ईसबगोल निकलता है उसमें से, है ना? अच्छा सर, ईसबगोल की तो भूसी बनती है जो मेडिसिन में यूज होती है। अच्छा, चलो भारतीय संस्कृति के बारे में आपसे कुछ सवाल करें। यस सर। भारत में भारत जो नामकरण है, यस सर। वो नामकरण किस भरत राजा के नाम से हुआ? किस वंश के थे? सर ये जहां तक मुझे याद है ये आर्यों से रिलेटेड एक राजा थे भरत, उनके नाम पे ये भारत नाम हुआ है। एग्जैक्ट मैं सही रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ हिंदुस्तान के बारे में। आर्य कौन थे? ये सर ये आर्यों के मतलब उद्भव के बारे में थोड़ा विवादास्पद है। जैसे बाल गंगाधर तिलक का मानना है कि ये आर्कटिक प्रदेश से आए थे, बाकी के अन्य जो इतिहासकारों का मानना है कि ये मध्य पूर्व एशिया आए थे, मध्य पूर्व एशिया से आए थे। आर्यों की उत्पत्ति के संबंध में इन दोनों को ही ज्यादा मतैक्य माना जाता है सर। अब तक ये सिद्ध हो चुका है कि आर्य भारत के ही निवासी थे। सर बाद के इतिहास में इस बारे में हाँ बताया गया है, और अभी कोई एक रिसेंटली में रिसर्च हुई है एग्जैक्ट सर एक साल भर में ही अभी एक रिसर्च हुई, उसमें जो भारत में ये बताया गया था कि आर्यों का उद्भव भारत में ही हुआ है, जो गंगा नदी के घाटी के आसपास के क्षेत्र में, वो सॉरी नर्मदा नदी के घाटी के क्षेत्र में बताया गया। एक सरस्वती नदी भी हुई है जिसको देवी तमे अम्बी तमे कहा गया है। यस सर। आर्यों के साथ उसका कोई संबंध? हाँ सर, आर्यों के उद्भव में सर जब ऋग्वेद में वो सरस्वती देवी को पवित्रतम नदी के रूप में स्वीकार किया गया, और आजकल उसे दृश्य देवी बोला जाता है। जो आर्यों का भारत है, इस संबंध में सरस्वती की क्या भूमिका है जो अद्यतन शोध से सिद्ध हुई है? यस सर, सरस्वती नदी की घाटी में आर्यों के उद्भव के बारे में सर अद्यतन रिसर्च में बता रहे। उससे पहले गंगा बताई आपने। सर गंगा का एक ट्रिब्यूटरी के रूप में सरस्वती को दिखाया गया था उसमें, उस रिसर्च के माध्यम से, अगर मैं थोड़ा रिकॉल नहीं कर पाऊंगा। गंगा की ट्रिब्यूटरी है सरस्वती, उस रिसर्च में बताया गया था, अभी तो नहीं है सर एग्जैक्ट, तो अभी वो दृश्यवती है, जमीन की सतह के नीचे है। चलो आप कंफर्म हो जाएं, उसके बाद ही जरूरी है। जब भारत में हाई कोर्ट कब बना? ये सुप्रीम कोर्ट सर उच्चतम न्यायालय भारत कब बना? 1935 के एक्ट से। उच्चतम न्यायालय सबसे पहले भारत में कब शुरू हुआ? सोच के बताओ। ये सर 1774 को जो 1774 में बना कलकत्ता में। 1773 74। हाँ यस सर। पहले चीफ जस्टिस कौन थे? सर एलिजा एम्पे। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे जवाब दोगे तो सिलेक्शन पक्का है आपका। ये अपने आरएएस बनने के बाद इनको प्रशिक्षण दिया जाता है, कितने वर्ष का होता है? सर ये एक साल भर का होता है वैसे तो। 18 मंथ का प्रशिक्षण है इनका। कितने मंथ का? 18 मंथ। 18 मंथ्स। यस। ये कहाँ पर दिया जाता है प्रशिक्षण? सर ओटीएस जयपुर में। ये कहाँ है ओटीएस भाई? क्या कहते हैं उसको? ओटीएस को क्या कहते हैं? उसका मूल नाम क्या है? सॉरी सर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ, थोड़ा सा लास्ट के अल्फाबेट को एक्सप्लेन। ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल है या ऐसा कुछ है शायद। नहीं वो तो ठीक है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल तो ठीक है,
लेकिन इसको इस ये कहाँ है, कौन क्या कहते हैं, इसका मूल नाम क्या है, कहाँ पर होता है प्रशिक्षण, कौन से संस्थान में होता है? ये सर शायद हरीश चंद्र माथुर इंस्टीट्यूट है शायद। सही उत्तर तो वही हुआ ना, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा नाम बताइए। हरिश्चंद्र माथुर, आगे। प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान सर। सर मैं एग्जैक्ट नहीं है। आप देखना है, बहुत जरूरी है तो। ओके सर, मैं देख लूंगा। ये सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के बारे में कुछ जानते हैं? हाँ सर, ये सामूहिक उत्तरदायित्व में संसदीय प्रणाली में सर सामूहिक उत्तरदायित्व के निर्माण, सामूहिक उत्तरदायित्व के तहत ही सरकार का गठन किया जाता है। और सर इसमें क्या होता है कि जो मंत्री, इंडिविजुअल मंत्री या मंत्रियों का समूह, ये सरकार, ये कोई भी अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं तो वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल पूरा मंत्री परिषद ही होती है। और ये लोकसभा के प्रति ये मतलब समर्पित है। चलो ठीक है, आपको शुभकामनाएं। ललित जी। जी सर। जी राजेश सर। जी चंद्रशेखर जी, आवाज आ रही है? हाँ सर, सर मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी, गुड इवनिंग सर। समाचार पत्र पढ़ते हैं आप? हाँ सर, पढ़ता हूँ। तो इश्यूज से कुछ प्रश्न किए जाए। सर थोड़ा सा है जी। हाँ सर, क्या बोल रहे हैं? हाँ, प्रश्न ये है कि जो अभी अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं, यस सर। कब होंगे? सर ये नवंबर में स्टार्ट होने हैं, अक्टूबर के लास्ट से नवंबर के फर्स्ट में। सर ये प्रोसेस तो अभी स्टार्ट हो जाएगी और ये फैब में फाइनली फैब में वो शपथ ग्रहण करते हैं। उससे पहले पहले ये प्रोसेस स्टार्ट होगी, नवंबर दिसंबर के आसपास ये प्रोसेस स्टार्ट होनी है। कोई विशेष डेट है या कोई परंपरा है या ऐसा कोई आपको याद आ रहा है कि भाई इसमें नवंबर में ही चुनाव होते हैं हर बार? सर इनके शपथ ग्रहण से रिलेटेड एक परंपरा है, पर मैं सर सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ, मैं उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। एक परंपरा है कि उससे पहले पहले इनको स्टार्ट करना पड़ता है। अभी डिबेट्स चल रही है, प्रेसिडेंशियल डिबेट्स। ओके सर। हाँ, उनके बारे में आपने कुछ पढ़ा है या जानकारी है कुछ आपको? सॉरी सर, अभी नहीं सर। चलिए, आप ये बताइए, अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसमें अंतर क्या है? सर भारत के राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब जो अप्रत्यक्ष रूप से संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा वहां पर निर्वाचित किया जाता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत एकल संक्रमणी गुप्त मतदान पद्धति के तहत। वहीं सर अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए कॉलेजियम सिस्टम, कॉलेजियम व्यवस्था है। उस कॉलेजियम में और वो सर मतलब उनके संसद का कोई पार्टिसिपेट नहीं होते, वो इंडिविजुअली एक मतलब एक कॉलेजियम बनाया जाता है जिसमें प्रत्येक प्रांत से दो व्यक्तियों को नॉमिनेट किया, दो व्यक्तियों को इलेक्ट किया जाता है। उसके बाद वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद उनका वो पद मतलब खत्म हो जाता, समाप्त हो जाता है। ये सर निर्वाचन की पद्धति में डिफरेंस है। आप ये बताइए कि आप अगर अमेरिकी होते तो दो जो अभी प्रत्याशी है अमेरिकी राष्ट्रपति के, उनमें से किसको वोट देते आप अगर अमेरिकी होते तो? सर मैं वैचारिक पृष्ठभूमि से अगर देखा जाए तो मैं अगर अमेरिकी सिटीजन होता जो मत देने का अधिकार, तो सर मैं डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से मैं वोट करता हूँ। कारण ऐसा कोई विशेष कारण ये है कि सर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप, रिपब्लिकन पार्टी के जो प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है, उनके कार्यकाल में मैं देखता हूं कि जितनी वैश्विक संस्थाएं हैं उनको उन्होंने ध्वस्त करने की कोशिश की गई है। और दूसरी चीज सर वो प्रोटेक्शनिज्म पर बहुत ज्यादा निर्भर रहे हैं, जिससे वैश्विक संगठनों की मजबूती को कहीं न कहीं कमजोर किया गया है। और उन्होंने जिस तरीके से वैश्विक समुदाय को कमजोर करने की कोशिश की गई है अपने हितों के संदर्भ में, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। स्पेशली सर ये पर्यावरण से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो जो सर COP21 था जो फ्रांस में हुआ था, उसके जो एजेंडे थे, उन एजेंडों से ये बाहर जाना, यूनिसेफ से बाहर जाना और बाकी के अन्य संस्थाओं को जो WHO से बाहर, WHO के ऊपर प्रश्न उठाना, ये एक इर्रेस्पॉन्सिबल मुझे दिखते हैं सर। इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी का भाव इनमें दिखाई देता है। इसलिए मैं डेमोक्रेटिक पार्टी से वैसे भी भारत की सरकार के नजदीक थोड़े ज्यादा बेहतर हम लोग महसूस करते हैं।
एग्रीकल्चर से जुड़े हुए प्रश्न पूछते हैं आपसे। राजस्थान में ऐसे कोई पेड़ पौधे हैं जिनके फलों से सब्जी बनाई जाती है? एक दो का नाम बता सकते हैं आप? फलों की सर मैं सर एक तो खेजड़ी प्रोस्पेस एरिया, जिससे राजस्थान की वेस्टर्न राजस्थान में एक बहुत फेमस सांगरी की सब्जी बनाई जाती है। इसके अलावा? और इसके अलावा सर सब्जी में अचार में तो एक कैर है, उनसे अचार उनकी सब्जी बनती है, कैर है वो है। अच्छा, ये बताएंगे खेजड़ी का वृक्ष कब लगाया जाता है? खेजड़ी का वृक्ष कब लगाया जाता है सर? ये स्पेशली गोगा नम्मी से रिलेटेड है, तो उनके अगर कोई अगर अफसर होता है तो उस पर लगाया जाता है सर। मैं इस चीज से अवेयर नहीं हूँ। अच्छा, आप ये बताएंगे भारत में जो कृषि योग्य भूमि है यस सर। कम होती जा रही है लेकिन उत्पादन बढ़ रहा है, यस सर। कारण? सर कृषि योग्य भूमि कम होने और उत्पादन बढ़ने का सर एक रीजन ये हो सकता है सर कि बाकी की जो कृषि संबंधित एलाइड एक्टिविटीज हैं उनकी तरफ हमारा मूवमेंट होना एक तो। दूसरी चीज, और हमारे जिस तरह से हाइब्रिड सीड्स वगैरह यूज कर रहे हैं और जमीन की उर्वरा शक्ति हमारी बढ़ रही है, तो जो हम लोग ग्रॉस एरिया जो नेट एरिया निकालते हैं उसकी वजह अगर हम प्रोडक्टिविटी पे ज्यादा फोकस करेंगे तो अमूमन वो कम होती जाएगी एलाइड एक्टिविटीज में अगर इन्वॉल्वमेंट होगा तो। हाँ, ये क्रांति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन? सर ये 1966 और 7 के आसपास ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में गेहूं के संदर्भ में इसको प्रारंभ माना जाता है। बाद में ये चावल के संदर्भ में भी देखी गई 66-67 में। वर्ल्ड लेवल पे पूछा? वर्ल्ड लेवल पर सर ये नॉर्मन ई बोरलॉन्ग के द्वारा मैक्सिको में ये रिसर्च हुई थी और उसके बाद दक्षिण अमेरिका में इसका मतलब ये स्टार्ट हुई थी सर। अच्छा, हरित क्रांति के कोई नुकसान है क्या? सर हाँ सर मतलब मैं अगर बोलूं हरित क्रांति के डायरेक्टली नुकसानों पर देखा जाए तो सर मतलब ये है कि एक तो सर जिस तरह से एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर है उसकी वजह से हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति एक तो कमजोर हो रही है। दूसरी सर क्या है कि जो ग्राउंड वाटर लेवल वो सर कमजोर बहुत ज्यादा बहुत कम होता जा रहा है और इससे सर क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी तो बढ़ती है पर जैव विविधता को भी हानि पहुंचती है सर। क्योंकि द्वितीय हरित क्रांति क्या है, सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन, इंडिया के संदर्भ में बात कर रहे हैं सर। सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन को जो हमारे पूर्वी क्षेत्र है जैसे उड़ीसा है, बंगाल है, बिहार है, उन क्षेत्रों में हम लोग फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर जैसे एक तो फसलों से रिलेटेड अगर हम लोग उसमें काम कर पाए फलों से रिलेटेड सर अगर उन पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं और उन क्षेत्रों को हम लोग फोकस एरिया में लेना चाह रहे हैं सर। चलिए सर। अतुल लोहिया सर। अतुल सर। जी गौरव जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर आपकी आवाज आ रही है, सुन पा रहा हूँ। गुड इवनिंग सर। जी, B.R. अम्बेडकर का नाम आपने सुना है? यस सर। थोड़ा बताएंगे मुझे उनके बारे में? सर B.R. अम्बेडकर को अगर मैं बोला जाए तो सर एक वो महान स्वतंत्रता सेनानी और उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर मैं एक दो शब्दों में, तो खैर उनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बताऊं, वो बड़ी ख्याति है सर। उन्होंने मतलब हमारे प्रारूप समिति के संविधान में उनको बनाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और अस्पृश्यता के आंदोलनों में उन्होंने जिस तरह से बढ़ चढ़ के सामाजिक समानता के रूप में काम करने की कोशिश की गई है। उनका संविधान बनाने में योगदान तो ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम में कुछ योगदान में सुनना चाह रहा हूँ आपसे सर। सबसे बड़ी बात सर तो उनके बारे में उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया पहली बार सर, और सेकंड टाइम सर 1932 को जो पूना पैक्ट हुआ जिसको अंबेडकर जी और गांधी जी के मध्य में हुआ, जिसमें उन्होंने सबसे बड़ी बात है कि वो भारत के गांधी जी से समर्थन होकर और जिस तरह के जो आनुपात जो सर आपकी तरफ से कुछ आवाज आ रही है? हेलो नहीं, मेरी बोलते रहिए। अच्छा सर आपके मैं सुन सर उनका ये कंट्रीब्यूशन सबसे 32 में जो पूना पैक्ट हुआ था सर, तो उन्होंने मतलब जो रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा उनके लिए निर्वाचन में जो छूट दी जा रही थी उसमें गांधी से सहमत होकर उनके लिए जो सीटें रिजर्व रखी गई थी उनसे वो समर्थन हुआ था। तीसरी चीज अगर उनका कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो सर उन्होंने हमेशा
राजनीतिक पार्टियों का विरोध करने की कोशिश की गई और समानता पर बहुत ज्यादा फोकस किया उन्होंने। संविधान में क्या क्या प्रभाव दिखते हैं आपको अंबेडकर के विचार के? कुछ 2-4 बातें बताइए मुझे। सर सबसे बड़ी तो सर उन्होंने जिस तरह सामाजिक ये रिजर्वेशन का प्रारूप अगर देखा जाए तो उन्होंने समाज की धारा से जो वंचित लोग थे उनको मतलब एक सहायता प्रदान करके समाज की धारा में लाने की तो ये कोशिश की गई। दूसरी चीज अगर उनका देखा जाए तो अस्पृश्यता का जो आर्टिकल नंबर 17 है वो उनकी भावनाओं से बिल्कुल क्लियर कट दिखाई देता है। और तीसरी चीज उन्होंने सबसे ये सर अगर आर्टिकल नंबर 44 देखा जाए जहां यूनियन सिविल कोड की बात की जाए वो भी उनसे उनकी विचारधारा से मतलब प्रतीत होता है सर। अच्छा, चलिए 2-3 बातें आपने बताई, मैं सुनना भी चाह रहा था। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी, अस्पृश्यता का अंत भी और आरक्षण भी। दलित उत्पीड़न एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है आज के समय में हमारे देश में। ओके सर। अभी आजकल भी चर्चा में है ये मुद्दा। यस सर। क्या इशू चल रहा है अभी आजकल? सर अब रिसेंटली मैं एक हाथरस में दलित युवती के साथ कुछ जाति विशेष के कुछ सवर्ण जाति विशेष के व्यक्तियों के द्वारा उनके साथ कुछ घटनाएं की गई। तो इसके सर बहुपक्षीय अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसमें ये नहीं जिस तरीके से उनको मतलब टॉर्चर किया गया और उनकी डेथ फाइनली उनकी डेथ हो गई। किसी भी भारतीय सबको जीने का अधिकार है सर, किसी को किसी की तरह से इस तरह से नहीं किया जा सकता। उनकी फाइनली मौत हुई है और उसमें मीडिया का एंगल ये निकल के आ रहा है सर अगर वो दोषी हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी वो जुडिशियल कस्टडी में है। पर सर सेकंड वर्जन जिस तरह की सरकार की इन्वेस्टिगेशन से निकल के आ रहा है तो वो ये है कि इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में अभी उनकी जांच सीबीआई जांच करने की कोशिश कर रही है। जो दलित शब्द का हम प्रयोग करते हैं ये संवैधानिक शब्द है? सर दलित संविधान में दलित शब्द का कहीं उपयोग नहीं हुआ। तो मतलब ये गैर संवैधानिक या असंवैधानिक है? सर असंवैधानिक बोलना ज्यादा बेहतर होगा। गैर संवैधानिक तो संविधान में कहीं भी, संविधान के बाद में भी किसी अगर कानून में अगर इनके बारे में सर एक जगह शायद मुझे लगता है सर कि 1955 का जो इनका ये कानून है जो आर्टिकल नंबर 17 को मेंटेन करने के लिए शायद वहां पर सर दलित शब्द का एक जगह उपयोग हुआ है। कंफर्म नहीं है आप? सर मैं कंफर्म नहीं हूं पर मुझे सर 1955 वाले प्रयोग को लेके सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ व्यवस्थाएं दी हैं कभी कि इसका प्रयोग ठीक है या नहीं है? इस तरह की कुछ व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट की भी आई है? सर मैं अभी उसकी जानकारी नहीं है आपको? सर मैं जानकारी। अच्छा, बड़े बड़े नेता हमारे अक्सर चर्चाएं होती हैं कि राहुल गांधी हो या और बीजेपी के भी लीडर हो, अमित शाह वगैरह दलितों के घर जाते हैं, खाना खाते हैं। क्या आपको लगता है कि ये केवल दिखावा होता है या वास्तव में इससे दलित कल्याण में कुछ मदद मिलती है हमें? सर जहां तक कल्याण की बात है तो इस तरीके की चीजों को मैं दिखावा ही सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से देखना चाहूंगा कि कोई भी मतलब सरकार के प्रतिनिधि या सरकार या गैर सरकार के जो राजनीतिक दल के प्रतिनिधि होते हैं वो अमूमन जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की जाती है उनके द्वारा। इस तरह की एक्टिविटीज में अगर उनका इन्वॉल्वमेंट होता है तो ये प्रदर्शित करना चाहते हैं कि वो भी मतलब समाज की इनके हितैषी और समाज की धारा में उनके काम कर रहे हैं। सर इससे कोई अमूमन ऐसा देखा जाए तो बहुत सारी पार्टियां इंडिविजुअल कार्डर बेस्ड पार्टियां हैं ये, और इनका कोई इस तरह से घटनाओं में संलग्न होना मैं उचित नहीं मानता सर। अगर इनका सामाजिक सरोकार से इनका भला ही करना है तो इनके लिए नीतियां उनका बेहतर तरीके से क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग होनी चाहिए। सर ये प्रक्रिया तो आजादी के बाद से जब इलेक्शन होते हैं तब ये चलती रहती है। अगर इनका रियल में हितैषी होते तो सरकार की पॉलिसियों पे ज्यादा बेहतर ये चीजें डिबेट करते तो ज्यादा इसका फल। सरकार ने कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई है जिससे दलित उत्थान हो सके? अभी आरक्षण की तो आप ही ने बात की है। हाँ सर पॉलिसियां हैं। हाँ सर मैं रिजर्वेशन के साथ साथ ही मतलब सामाजिक अस्पृश्यता को उन्मूलन करने के लिए बहुत सख्त कानून बनाए गए सरकार के और उनको सर अमली जामा में पहनाया जा रहा है, उनका क्रियान्वयन भी हो रहा है तो परिणाम उनके निकल रहे हैं। पर जिस तरह के उत्तरोत्तर इनके निकलने चाहिए थे वो नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि सर उसका एवेल्युएशन नहीं हो पा रहा है। रिजर्वेशन दिया गया पर रिजर्वेशन से उस तरह का फायदा नहीं मिल पाया। अगर इनका रिजर्वेशन की पद्धति का हम एवेल्युएट करते हैं या एग्जामिन करते हैं उसके बाद इसको रीसफल करके इंट्रोड्यूस करते हैं तो ज्यादा बेहतर क्रियान्वयन उसका हो पाएगा। जो कानून बने हैं अस्पृश्यता के अंत के लिए, क्या आपको लगता है उनका मिसयूज भी होता है हमारे देश में? सर मिसयूज तो अमूमन होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में जो
इस पर एक प्रश्न उठाया था कि अमूमन इनका मिसयूज होता है सर, पर मिसयूज किसी चीज का होने से किसी कानून को खत्म करना, किसी समाज को अगर किसी समाज के संरक्षण के लिए इस तरह के कानून बनाए गए हैं तो फिर उनका बेहतर क्रियान्वयन ज्यादा होना चाहिए। अगर कहीं मिसयूज हो रहा है तो फिर उसके खिलाफ सर कानूनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको थोड़ा सा इसमें लीगल प्रोविजन अगर देखा तो लीगल प्रोविजन को बाइंड थोड़ा सा कर्टेल करने की कोशिश की गई थी, पर सरकार ने फिर से पुनः इनको सख्त से सख्त कानून के रूप में रखा है। चलिए, अभी आपने हाथरस का जिक्र किया था, दलित उत्पीड़न का मामला चल रहा है अभी वहां, तो जिन लोगों ने आवाज उठाई उस मामले के खिलाफ सरकार अब उनको ही दोषी ठहरा रही है कि ये तो बहुत बड़ा दंगा फैलाने की साजिश थी, सीए जैसा। तो क्या आपको लग रहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी रोकने की कोशिश है सरकार की तरफ से? ये सर जहां तक अभिव्यक्ति की आजादी का प्रश्न है तो आर्टिकल नंबर 19 में जो दे रखा है तो सर उसमें एक उनके संहित में ये भी लिखा हुआ है कि सर मतलब कुछ निर्बंधन भी लिखे गए हैं। अगर सर किसी प्रोपेगेंडा के तहत या गलत प्रचार के तहत कोई भ्रामक न्यूज पढ़ा के कोई उपद्रव किया जाए या राष्ट्र की एकता अखंडता को अगर प्रश्न, जहां पर ये प्रश्न खड़ा होता है तो सरकार की रेस्पॉन्सिव जिम्मेदारी है सरकार की कि उन चीजों को इन्वेस्टिगेट करे और जो रियल में सच है उसको सच जनता के सामने लाया जाए। सर जहां तक ये प्रश्न उठ रहा है सर, पीएफआई के कुछ कार्यकर्ताओं को सरकार के द्वारा मतलब डिटेन करने की कोशिश की जा रही है। कुछ इनपुट यहाँ पर मिले हुए हैं कि कुछ फंड बाहर मॉरिशस वगैरह से कुछ फंडिंग हुई है, तो ईडी के पास अगर डेटा है तो सर ये सरकार कोई इसमें गलत नहीं है, इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता सर। कल एक अखबार की संपादकीय में पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि अंबेडकर की आत्मा रो रही होगी इस समय जहां कहीं भी होगी कि क्यों उन्होंने लोक व्यवस्था के नाम पे निर्बंधन का प्रावधान कर दिया अभिव्यक्ति की आजादी के लिए। आपको क्या लगता है, समर्थन है, करते हैं आप इस बात का? सर मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि अगर अंबेडकर जी की अगर आत्मा अगर रो रही होगी अगर उन्होंने अभिव्यक्ति आजादी को निर्बंधन, सर निर्बंधन होना बहुत जरूरी है कि सर अगर आपको आजादी मिली है तो एक सीमा बेसिस में ही आपको काम करना होगा। गलत भ्रामक प्रचार करके किसी राष्ट्र की एकता अखंडता या किसी मतलब जो सर पुनः आपकी आवाज कट रही है, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हाँ, आपकी आवाज बोले। अच्छा हाँ सर, अगर किसी का सर राष्ट्र की एकता अखंडता को खतरा पहुंचाया जाता है या किसी कानून के संदर्भ में अगर कोई बात की जाए तो उसमें ये नहीं देखा ना जाना चाहिए सर, क्योंकि निर्बंधन होना बहुत जरूरी है सर। ओके, ठीक है। ललित जी। हाँ, चंद्र ये गौरव सारस्वत, यस सर, धौलपुर जिले से। यस सर। धौलपुर का क्षेत्रफल बता सकते हैं? धौलपुर का क्षेत्र में सर 3239 किलोमीटर। ठीक है, और धौलपुर किस संभाग में आता है? यस सर, धौलपुर किस संभाग में आता है? सर भरतपुर संभाग। ठीक है, संभागों के निर्माण का क्रम बता सकते हैं? संभाग कौन कौन कब बना? सर क्रम तो नहीं बता सकता सर मैं एग्जैक्ट। ठीक है, भरतपुर का बताइए, भरतपुर कब बना? धौलपुर सर 1982 में। भरतपुर से भरतपुर संभाग? सॉरी सर नहीं। ठीक है, अच्छा बताएं कि आपके वहाँ एक डांग क्षेत्र है, डांग क्षेत्र। यस सर। डांग क्षेत्र किसको कहते हैं? सर डांग क्षेत्र में अगर भौगोलिक विशेषताओं के मध्य में देखा जाए तो जहाँ पर पर्वतीय और थोड़ा पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र अगर कहीं अगर कोयलेट कर रहे हैं तो उस क्षेत्र को डांग क्षेत्र की संज्ञा दी जा सकती है। और जहाँ पर मतलब दूसरी चीज है क्या, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज सर मतलब डायरेक्टली उन्होंने इन्वॉल्वमेंट नहीं है डांग क्षेत्र से। डांग में कोई विशेष जिले, जैसे कौन से जिले आते हैं डांग क्षेत्र में? सर करौली है, धौलपुर है और सवाई माधोपुर। ठीक, एक बीएड क्षेत्र भी होता है, बीएड और डांग में क्या डिफरेंस है? सर बीएड अमूमन क्या होता है सर कि जहाँ बनावरण थोड़ा सा कम होता है, पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ बनावरण वाला एरिया होता है जहाँ पर पहुंच कम होती है उसको बीएड क्षेत्र के रूप में संदर्भित किया जाए। जैसे मुरैना और धौलपुर में चंबल के स्पेशली चंबल के संदर्भ में बीएडों को यहाँ पर रेवाइन पाई जाती है, उन क्षेत्रों को बीएड के रूप में देखा गया। बीएड क्यों बनते हैं, इसका कुछ बता पाएंगे बनने का कारण? अच्छा ये बताएं कि डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, यस सर, बता पाएंगे कुछ? सॉरी सर मैं अभी इस चीज में तैयार नहीं। ठीक है, अच्छा बताएं कि खानवा का युद्ध
खानवा का युद्ध, हाँ यस सर। बताइए इसके बारे सर ये खानवा का युद्ध सर ये राणा सांगा और बाबर के मध्य में हुआ है, और ये खानवा जगनेर ये अभी तो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, पर जगनेर के संलग्न क्षेत्र में ये खानवा तहसील है, वहां पर है ये सर। और ये सर आई थिंक 17 किसको विजय प्राप्त हुई खानवा क्षेत्र में, खानवा के युद्ध में? मुगलों को विजय प्राप्त हुई सर, मुगलों को विजय। अच्छा, अगर हम ये कल्पना करें कि खानवा युद्ध में राणा सांगा विजित होते, यस सर, राणा सांगा, तो भारतीय इतिहास पर उसका क्या प्रभाव होता है? अगर खानवा के युद्ध में राणा सांगा की विजय होती तो सबसे बड़ा उस युद्ध में सर जितने हमारे राजपूताना का जो क्षेत्र था वो एक होकर वो लड़ा, और स्पेशली अगर वो विजय प्राप्त करते तो मुगलों को कहीं न कहीं ये समस्या पैदा होती कि उनका जो राजपूताना क्षेत्र था उनमें उनका वर्चस्व स्थापित नहीं हो पाता, और जो मेवाड़ की स्वतंत्रता का जो आंदोलन था वो अग्रसर आगे और बढ़ता जाता, और उस क्षेत्र में फिर ये स्वतंत्रता उनकी हमेशा आगे बढ़ी रहती। क्या मुगल सत्ता खानवा युद्ध हारने के बाद में भारत में स्थापित हो पाती? सर जिस तरह की शक्तियों को देखा जाए और उनके रिसोर्स देखा जाए, उनकी युद्ध की कौशल पद्धति को देखा जाए, और जिस तरीके से उन्होंने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया, तोपखाने उनके पास थे, उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ सर के अमूमन मुगलों की सत्ता स्थापित हो पाती भारत में, क्योंकि राजपूताना में कोई भी उस समय हमारा कोई एकीकरण नहीं था और कोई भी राष्ट्र जैसी संकल्पना नहीं थी कि हमारे राजाओं के आपस में जिस तरह के समन्वय होना चाहिए था वो नहीं था, वैमनस्य था, आपस में लड़ते रहते। इसी जगह कोई बाहरी सत्ता से जिस तरीके से उनको लड़ना चाहिए एकजुट होकर वो नहीं लड़ पाए, इसी तरह से मुगल सत्ता स्थापित हुई, तो मैं मानता हूँ होती सर। अच्छा, खानवा युद्ध से पहले एक युद्ध और हुआ है जिसमें राणा सांगा को विजय प्राप्त हुई, वो कौन सा युद्ध था? सर वो बाड़ी का युद्ध है, युद्ध है जो काफी प्रसिद्ध है। एक बाड़ी का युद्ध भी हुआ है, उसमें सर उनको विजय प्राप्त हुई है राणा सांगा से। बाड़ी, हाँ। एक बयाना का युद्ध आपने सुना? हाँ, बयाना का भी युद्ध है सर, दोनों में प्राप्त हुई थी, बयाना बाड़ी दोनों में उनको विजय। अच्छा, बताएं कि धौलपुर स्टोन काफी प्रसिद्ध है, धौलपुर। यस सर। क्यों, क्या रीजन है, इतना फेमस क्यों है? सर मैं इसके अगर बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो एक तो इनका सांस्कृतिक मूल्य इस पत्थर का बहुत है। जैसे धौलपुर के संलग्न क्षेत्र में भरतपुर का एक जगह है, क्या नाम, जो राम मंदिर में भी उनका बंसी पहाड़पुर का पत्थर जो सांस्कृतिक मूल्य में राम मंदिर में यूज हो रहा है। दूसरी चीज क्या, इसकी चमक बहुत सॉलिड है सर, और इनके इसमें जो कैंसर कहा जाता है, स्टोन कैंसर, वो नहीं होता है। इसके ये सब भव्य निर्माण में यूज हुआ है, जैसे हमारे सर मतलब राष्ट्रपति भवन में ये यूज हो रहा है, संसद में यूज हुआ है, लाल किले में इसका यूज हुआ है। बाकी के सर इसका वैश्विक लेवल पर भी उपयोग आजकल बहुत बढ़ा है, प्रोसेसिंग कटिंग इसकी बेहतर होने के कारण वैश्विक ग्लोबल मार्केट में भी इसको मतलब इसकी पहुंच पाई है सर। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि आपको धौलपुर में एसडीएम नियुक्त किया जाता है और आपको पता चलता है कि वहाँ अवैध खनन की क्रियाविधि बहुत तेजी से चल रही है, तो आप इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे? सर मैं एक बार आपका क्वेश्चन थोड़ा आवाज कटी थी एक बार। अवैध खनन, अवैध। यस सर, हाँ सर, अवैध खनन को कैसे मैं रोक पाऊँ ये आपका प्रश्न सर? ठीक है सर, मैं एक तो इसमें वन विभाग, सामान्य प्रशासन और पुलिस विभाग का कोऑर्डिनेशन करके मैं इसमें काम करना चाहूंगा। दूसरी चीज क्या है कि सर वहाँ की जो लोकल जनता होती है वो इस तरह की एक्टिविटी में उनका इन्वॉल्वमेंट तब होता है जब उनके पास रोजगार के अभाव होते हैं। तो रोजगार परक क्रियाओं को अगर यहाँ पर बढ़ावा दिया जाए तो अमूमन ये जनता जो इस तरह की एक्टिविटी इन्वॉल्वमेंट है वो दूर हटेंगे। अगर कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, उनको जुडिशियल कस्टडी में या पुलिस कस्टडी में भेज के उनको जिस तरह के कानून किया जाए। तीसरी चीज क्या है कि सर लोकल लेवल पर अगर कमेटियां को गठित किया जाए और उनको ये बताया जाए कि अगर किसी नहरी क्षेत्र नदी के क्षेत्र कोरस एरिया को अगर आप काटते हैं तो उसके जो भयावह परिणाम आपको मिलेंगे, जैसे बाढ़ होगी या मानसून लेवल में जब नदियां अपने सर्वोच्चता पर शिखर पे आएंगे या मतलब जब उनमें बाढ़ आने की स्थिति होगी तो उनके लिए वो नुकसानदायक होगा, जैव विविधता को नुकसान होगा। तीसरी चीज अगर मैं ये देखा जाए तो सर मतलब इनमें क्या राजनीतिक संरक्षण जिस तरीके इनको मिल पा रहा है उनकी वजह से इन एक्टिविटियों को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। तो राजनीतिक स्तर पर अगर देखा जाए तो राजनीतिक पार्टियों को अपने जो अगर कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट है तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कराने की कोशिश की जानी चाहिए।
ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। एक आपके क्षेत्र में तस्सीमो हत्याकांड हुआ है, तस्सीमो हत्याकांड, तस्सीमो अच्छा तस्सीमो, हाँ, ये सर, हाँ सर। बताइए इसके बाद। सर ये सैंपऊ तहसील में एक जगह है तस्सीमो हत्याकांड, उसमें मतलब सर मैं एग्जैक्ट मैं रिकॉल नहीं कर पाऊँ, उनको मतलब गोली, दो भाई थे उनको गोली लगा दी गई थी ब्रिटिशर्सों के द्वारा, और मैं एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे यहाँ। ठीक है सर। उपाध्याय सर। हाँ गौरव जी, आप बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस है, और कुछ बातों पर अगर आप ध्यान देंगे तो मैं समझता हूँ मेरे अनुभव के आधार पर आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। लेकिन आपको एक दो इस प्रकार के मॉक इंटरव्यू और अटेंड करने चाहिए। एक तो जब तक आप कंफर्म नहीं हो तब तक आप उत्तर नहीं दें, एक सेकंड के लिए सोच सकते हैं। हाँ सर, मैं एक प्रश्न में गलती किया हूँ। प्रश्न पूरा सुने और उसके बाद पूरा कंफर्म आपके मन मस्तिष्क में जब हो जाए तो उसको रिप्लाई करें। कॉन्फिडेंस लूज कर रहे थे आप बीच बीच में कई जगह, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करें। आपकी भाषा पर पूरा आपका अधिकार है। क्लैरिफाई योरसेल्फ एंड देन रिप्लाई। घबराहट बिल्कुल नहीं आने दें। आपसे अतुल जी ने सवाल पूछा था दलितों के बारे में और अस्पृश्यता के बारे में, तो दलितों के बारे में, दलित शब्द के बारे में आप पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाए, और सुप्रीम कोर्ट ने जो अस्पृश्यता के बारे में कई कानून बनाए हैं उन कानूनों का व्यावहारिक उपयोग क्या हो रहा है उस बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सामान्य प्रश्न है ये इनके, जैसे अम्बेडकर का स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान आपने बता नहीं पाए, कितना योगदान है स्वतंत्रता संघर्ष में, फ्रीडम स्ट्रगल में। अब आपने 1935 का वो उसके बारे में जरूर आपने, गांधी इरविन पैक्ट के बारे में जरूर आपने बताया, लेकिन ये स्वतंत्रता संग्राम में कितना योगदान है, गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लेना स्वतंत्रता संग्राम से कितना संबंधित है, इन सब बातों में थोड़ा सा अपडेट होकर थोड़ा क्लैरिफाई रहें अपने आप में, और उसके बाद थोड़ा सोचें फिर बोलें। और एक दो बाकी आपका जनरल परफॉर्मेंस अच्छा है, कॉन्फिडेंस भी है आप में, बीच बीच में थोड़े से घबरा रहे थे आप, घबराने की जरूरत नहीं है, और अगर इसी तरह से आप थोड़ा इम्प्रूव करेंगे तो यू विल बी सिलेक्टेड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, मैं आशा व्यक्त करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम आपको मतलब बेहतर प्रदर्शन करके जी। उपाध्याय सर। जी गौरव जी, उपाध्याय सर ने जो बातें बताई बिल्कुल वही बातें हैं। चूंकि एक तो दलित उत्पीड़न समस्या चल रही, हाथरस का इशू, और आपने BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, इसीलिए जानबूझ के मैंने सारे प्रश्न वहीं से पूछे आपसे। जी सर। और अगर आज की डेट में आपका इंटरव्यू होता तो शायद इंटरव्यू बोर्ड में भी आपसे इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते, क्योंकि BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से आप जुड़े हैं और दलित उत्पीड़न और हाथरस का इशू चल रहा है वो। जी सर। फिर उसमें आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड, आरक्षण, अस्पृश्यता, वो फिर आपने बताई चीजें, तो नेचुरल सी बात है कि ज्यादा संभावना ऐसी स्थिति में है कि आपका इंटरव्यू उसी चीजों के इर्द गिर्द हो। तो संविधान निर्माण में योगदान जनरली लोग जानते हैं अम्बेडकर का, कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो वो, तो इसीलिए मैंने आपसे वो ना पूछ के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान पूछा। और आपने लाइन भी बोली थी कि बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। तो आप ही ने हमें प्रश्न भी दे दिया था कि मैं स्वतंत्रता संग्राम में ही फिर उनका योगदान पूछूं, संविधान निर्माण में तो योगदान हर आदमी जानता है। यस सर। तो थोड़ा सा उस सेक्शन को आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। और ओवरऑल तो काफी अच्छा है आपका, बिल्कुल मैं भी सहमत हूँ इस बात से सर की सिलेक्शन आपका जरूर होना चाहिए। तो थोड़ा सा आप सुधार कर लें, अपडेट कर लें अपने आप को। और हाँ, दलित शब्द की कहीं संविधान में चर्चा नहीं है, तो बिल्कुल जहाँ इस तरह की बातें हैं तो अगर नहीं पता है तो सॉरी बोलें। वहाँ संभावना व्यक्त करना कि शायद वहाँ चर्चा है या, तो उससे बेहतर है कि सॉरी बोलें कि नहीं पता। सर मैं एक चीज पूछा, आप सर 1955 का जो एक्ट है उसमें एक जगह दलित मेंशन किया है सर शायद, सॉरी है 1955 का जो इनका एक्ट है और जो बाद में 85 में रिमूव हुआ। मैं संविधान की बात कर रहा हूँ। अच्छा सर, अच्छा सर, ओके सर। संविधान में चर्चा नहीं है, एक्ट में चर्चा हो सकती है। और इवन सर्वोच्च न्यायालय तो व्यवस्था दे चुका है कि दलित शब्द का प्रयोग असंवैधानिक है। हम करते हैं प्रयोग, बस वो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है, कोई कानूनन अभी असंवैधानिक नहीं है। लेकिन दलित शब्द का प्रयोग वैसे उपयुक्त नहीं मानते हैं। वंचित, शोषित शब्दों का हम प्रयोग करें, लेकिन दलित शब्द का प्रयोग ठीक नहीं माना जाता है।
जी सर। आम बोलचाल में करते हैं, ठीक है। बाकी जी। और बातें जो सर ने अजय बताई, ध्यान रखें। थैंक यू सर। ठीक है गौरव जी, एक तो आप देखिए करंट के इश्यूज पे फोकस रखिए, क्योंकि करंट से क्वेश्चन आपके पुटअप होंगे 100%, ठीक है। और दूसरा आप देखिए राजस्थान सेवा में आ रहे हैं, तो राजस्थान का जो क्षेत्रीय ज्ञान है, राजस्थान के बारे में जो भी कल्चर है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, करंट मुद्दे हैं राजस्थान से जुड़े हुए, उनको एक बार तैयार करना। बाकी बहुत अच्छा लगा आपका कॉन्फिडेंस, गुड आउट। थैंक यू सर, मैं ये कोशिश करूंगा। कुछ पॉइंट नोट करिए गौरव जी। एक तो हाँ सर। कॉन्फिडेंस शुरू से अच्छा है, पर बीच बीच में कहीं कहीं ऊपर नीचे होता है, और ओके सर। थोड़ा आप हिलते बहुत हैं बैठे बैठे, तो हिलना नहीं, स्थिर रहें। सर उसका एक रीजन ये है कि मेरा ईयरफोन है वो मतलब प्रॉपर, जैसे इसमें थोड़ा दिक्कत है, तो जैसे ओके इसमें ओके थोड़ी ओके, दिक्कत है, मूवमेंट में ठीक आवाज है, क्लियर बीच बीच में पॉज करना ठीक। पड़ रहा है। अच्छा, एक आपकी जो आप जब उत्तर देते हैं तो उसमें जो आपका कंसेप्चुअल पार्ट है, संकल्पना है, वो आप अच्छा बताते हो, और तथ्यों में कहीं कहीं आप गड़बड़ कर जाते हैं, तो तथ्यों को थोड़ा अच्छा तैयार करें, तथ्य फैक्ट्स। ओके सर। संकल्पनात्मक आंसर आपने अच्छे दिए हैं, और एक ये इन शब्दों का प्रयोग नहीं करें जैसे शायद या मतलब या जहां तक मुझे याद है, सीधा आंसर दीजिए। ओके सर। इस तरह का तकिया कलाम अपनी भाषा में नहीं। और एक जो आपकी भाषा शैली है थोड़ी सी सामान्य है, मतलब थोड़ी उन्नत स्तर की बनाइए भाषा शैली को, अच्छे शब्दों का प्रयोग करिए उसमें, और उसको थोड़ा और उन्नत कीजिए भाषा शैली आपकी। और जब कभी अनुमान करना हो तो बोर्ड से अनुमति लेके अनुमान कीजिए। ओके सर। और आपको अगर नहीं आ रहा हो तो जैसा कि लोहिया सर ने कहा, आप सॉरी बोल दीजिए, फिर आप अनुमान की अनुमति लेके आप अनुमान लगा सकते हैं। और आपका जो आज का जो सबसे बड़ी समस्या लगी है वो है हॉबी। हॉबी आपने गार्डनिंग लिखा है, यस सर। तो गार्डनिंग का हर पहलू आपको आना चाहिए। गार्डनिंग में क्या क्या, कुछ उपाध्याय सर के क्वेश्चन थे, वहां आप प्रॉपर आंसर नहीं दे पाए, या और भी जो हॉबी से संबंधित है, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूरे आप तैयार करके रखें। संविधान, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, ये सब आप विशेष तौर पर तैयार रखें। मुख्यतः अम्बेडकर और उनसे संबंधित, क्योंकि आपके बायोडाटा में अम्बेडकर यूनिवर्सिटी साफ साफ नजर आती है। बाकी ओवरऑल एवरेज अच्छा था, और ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट में आई होप कि ये कमियां नहीं रहे और आप और सर अच्छा मैं तैयार करके। सर ठीक आपको आसान्वित करता हूँ कि नेक्स्ट जब भी मेरा इंटरव्यू होगा मैं बेहतर प्रदर्शन है, करूंगा। ऑल द आपकी बेस्ट, ऑल द बेस्ट। जो आपने किया है उन गाइडेंस में मैं फॉलो करूंगा। ठीक है।